हेलो फ्रेंड्स। आप सबको सबसे पहले मैं नई साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उसके साथ साथ जो लोग लिखित परीक्षा में पास हुए उन्हें ढेर सारी बधाइयां और इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपका जब इंटरव्यू होता है उससे पहले आप काफ़ी नर्वस जैसे हो जाते हैं। आपको दिमाग में ढेर सारी बातें घूमने लगती हैं कि क्या पूछेंगे, कौन आएगा, या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह के तमाम सवाल आपको प्रेशर में लाते हैं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से उसके आधार पर आपको कुछ इंटरव्यू के लिए टिप्स बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। फ्रेंड्स, जब कभी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो आपका शेक नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत होकर जाइए। बहुत अच्छे लोग होते हैं इंटरव्यू लेने वाले, और काफ़ी कोऑपरेटिव भी होते हैं। आपको कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके बाद ही आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। दरअसल में आपका जो ज्ञान है उसका यहाँ पे कोई परीक्षण नहीं होता है। एक तरह से व्यक्तित्व कैसा है आपका, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है कि आप आगे चल कर के एक अच्छे लीडर बन पाएंगे या आपको और सुधार की ज़रूरत है। तो उन सब बातों के लिए जिस दिन आपका इंटरव्यू हो तो सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देवता को याद कीजिए और ये सोचिए कि आज अच्छा ही होने वाला है। आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। सिलेक्शन होना नहीं होना इसके बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीरियसनेस है प्रमोशन लेने के लिए, पदोन्नति परीक्षा में जो पास हुए हैं उसके बारे में, वो आप ऑलरेडी लिखित परीक्षा पास करके ये साबित कर चुके हैं। अब आपका व्यक्तित्व विकास करने की बारी है, या व्यक्तित्व के बारे में उनको जानकारी देने की ज़रूरत है। तो आप ड्रेस जो है आपकी काफ़ी अहम रोल अदा करती है। सादगी आपकी झलकनी चाहिए और साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अधिकारी बनने के लिए जा रहे हैं तो यदि आप आदी हैं टाई पहनने के तो टाई पहनिए। अदरवाइज़ आपकी जो सोबर होनी चाहिए ड्रेस, जीन्स में मत जाइए, क्योंकि जीन्स या टी शर्ट इनको अवॉइड करनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में आप जाइए। जब आपकी बारी आती है, आपके लिए बुलाने के लिए कोई आवाज़ आती है या घंटी बजती है, तो आप आराम से जाइए और नॉक करके जाइए, या अगर थोड़ा सा खुला है तो खोल के परमिशन ज़रूर लीजिए। मे आई कम इन सर, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने बुलाया, उसके बावजूद ये एक कर्टसी है। वो कहीं आइए आइए बैठिए, है ना, आइए। ऐसा कहने के बाद आपके सामने कुछ मेंबर्स बैठे होंगे इंटरव्यू पैनल वाले, और आपके लिए एक अलग से चेयर सामने रखी होगी। या तो वो पहले ही बोल देंगे आइए बैठिए, या कई बार वो जांचने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या आप बिना कहे चुपचाप जाके बैठ गए। तो आप जब तक नहीं कहते हैं तब तक आप उस पर मत बैठिए। वो आपको कोई न कोई मेंबर आपको बोल देगा कि आइए बैठिए, हैव ए सीट। उसके बाद ये समझिए कि आपका बायोडाटा, आपकी पूरी कहानी, आपकी हिस्ट्री, वो सारी की सारी उनके पास में है। तो वही उनका मेन बेस होता है कि आपका जो बायोडाटा है उसी के बेस पे जो एप्लीकेशन में आपने शुरू में जब अप्लाई किया था उस वक्त आपने जो जानकारी दी होगी या आपके ऑफिस से उनको प्रोवाइड की गई होगी, तो वो उसके बेस पे कुछ पूछेंगे सवाल, आपको ध्यान से सुनना है। तो टिप नंबर 1 यहाँ से आपको मैं बताता हूँ कि आप पूरी बात सुनिए। जब तक वो पूरी बात नहीं कहते तब तक आप बीच में उतावले होकर जवाब देने की कोशिश ना करें। जवाब आता है तो भी वेल सर, आपकी जो भी जानकारी है आप उसमें बताइए। कोशिश कीजिए कि आप कम शब्दों में अपनी बात कहें, क्योंकि समय सीमित होता है। और जो मेंबर्स हैं उसमें से मान लीजिए 3 मेंबर हैं, तो हर एक मेंबर ये कोशिश करता है कि जब एक पूछता तो बाकी 2 आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 2 ये है कि जो आदमी आपसे बात करता है
आप उसको फेस कीजिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका। आप उसकी बात को न केवल आंखों से देखिए बल्कि कानों से साथ साथ सुनते रहें। सुनने के बाद में यदि जवाब आता है तो आप उसका जवाब दीजिए, नहीं आता है तो आपको सॉरी सर मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा या नहीं बता पाऊँगा। उसके बाद में आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी विभाग में काम करते हो, उसके बारे में आपको कमांड हो, मास्टरी हो, यानी कि उसकी सब कुछ मालूम हो। तो वो आपका अनुभव के हिसाब से होता ही है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यदि नहीं हो तो उसकी तैयारी करके जाइए। मसलन कुछ आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके बिजनेस के फिगर्स क्या हैं, आपकी ब्रांच के, और आपके रीजनल ऑफिस के क्या टारगेट्स थे और क्या अचीवमेंट थे की पैरामीटर्स के। उसके बाद में आपको ये बात पूछी जा सकती है कि अच्छा तो ये है आपका योगदान अपनी संस्था के लिए क्या है। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप एक कंट्रीब्यूटर रहें। आप एक कंट्रीब्यूटर होना या कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव वर्ड है। तो आप निरंतर कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आपके कुछ गिनाने लायक बातें हों, पॉइंट्स हों, तो उनको ज़रूर हाईलाइट्स कीजिए। अगला जो टिप है मैं आपको देना चाहूँगा कि आप में शिफ्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए। शिफ्टिंग एबिलिटी का मतलब जैसे आपसे कोई बात पूछी है और आपका कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आपके जवाब में कहीं न कहीं उस बात का जिक्र हो जाए, चाहे वो आपका मार्केटिंग स्किल हो, चाहे आपका और कोई आपका ऐसी बात हो जिसको कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सपोज आपके हॉबीज़ के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में है, कल्चर के बारे में है, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप में काबिलियत है, उसके बारे में थोड़ा सा उसके अंदर हिंट करेंगे तो अगला जो सवाल होगा वो आपके हिसाब से पूछा जाएगा। तो ये थी एक बात। उसके अलावा आपको उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ इसके बारे में उनको जानकारी है, तो वो आपको हो सकता है कि आपको बीच में काटें, आपकी पूरी बात वो ना सुने, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं और वो दूसरे मेंबर को कह सकते हैं कि आप पूछिए। फिर वो पूछता है तो उसमें आप उनको पहले वाले जो पूछ रहे थे अधिकारी, आप उनको इशारों में उसको थैंक यू करके या ना भी बीच में थैंक करें कोई बात नहीं, जो दूसरे जो साहब आपसे बात करते हैं आपका ध्यान 100% उनकी तरफ होना चाहिए। कान खुले रखें, लेकिन अब जो आई कांटेक्ट वाली बात थी वो अभी आपकी घूम गई, आपकी नज़रें जो सवाल करने वाले की तरफ घूम जानी चाहिए। इसी तरह से आपसे जितने 2 या 3 जो मेंबर हैं या 4 हैं वो एक एक सवाल पूछ सकते हैं, और आपको जहाँ नहीं आता हो तो आपको उसको रिग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कोई कमज़ोरी नहीं है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कई बार वो लोग पूछते हैं जैसे आप सहमत नहीं होते हैं किसी बात से, तो आप उसमें डिसएग्री भी कीजिए। सॉरी सर, आई वुड लाइक टू डिफ़र हियर, है ना, और मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो ये भी एक क्वालिटी होती है डिफ़र करना, यानी कि हाँ में हाँ मिलाना हमेशा ठीक नहीं होता है। यदि आपके तर्क सहित लॉजिकली यदि आप डिफ़र करते हैं तो वो भी एक अच्छी क्वालिटी होती है। और इसी तरह से एक एक करके आपके सवाल पूछेंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, नेवर ट्राई टू ब्लफ द पोर्ट। जब आपको पूछते हैं तो आप उसको नहीं आता है तो आप उसको अंदाज से मत बताइए, या फिर आप अगर कहते भी हो तो सर अब मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ शायद ऐसा होगा, लेकिन उनको ब्लफ मत कीजिए। दे आर एक्सपर्ट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास जानकारी भी। और कई बार हमने देखा है कि आप यदि कोई झूठे आंकड़े या झूठे फिगर बताए हैं वे तुरंत फ़ोन लगा के पूछ भी लेते हैं, है ना, उनके पास नहीं हो तो। और ये जो बातें हैं आपको ध्यान में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे अंदाज से बोलते हैं, तो वो नहीं करना है। इससे अच्छा है कि सर ध्यान में नहीं है। इसके अलावा आपको एक पूछा जा सकता है कि आपके पदोन्नति के बाद आपका ट्रांसफ़र अदर स्टेट में किया जाएगा, दूसरी जगह पे कहीं भेजा जाएगा, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ा देखने में सीधा सा सवाल है, जिसका हर कोई शायद ये जवाब देना चाहता है कि सर हाँ मैं चला जाऊँगा। आपको वाकई कोई ऐसी दिक्कत है तो आप उसको कह सकते हैं कि सर मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, और चूँकि मैं डिसाइड तो कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मुझे प्रमोशन तो लेना है,
यदि संभव हो तो नियरेस्ट, एज फार एज पॉसिबल नियरेस्ट हो तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी मैं निभा सकता हूँ या निभा पाऊँगा, या समय समय पे उनकी देखभाल भी कर पाऊँगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी मतलब ईमानदारी झलकनी चाहिए। आपको बोर्ड को ब्लफ नहीं करना है, आपकी संस्था के प्रति वफादारी आपको वो झलकनी चाहिए, और कुछ गर्व भी महसूस होना चाहिए। कुछ गिनाने लायक बातें होती हैं। सपोज़ आप बैंक में काम करते हैं और आपके बैंक ने रिसेंटली कुछ अवार्ड लिए, मसलन आपका ईज 4 के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा अवार्ड, कोई टेक्नोलॉजिकल अवार्ड या HR से रिलेटेड अवार्ड्स, या बैंक ने कुछ ट्रेनिंग सिस्टम से संबंधित कुछ अवार्ड, ये आपसे लेटेस्ट, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे बैंकर हैं और आप एक बड़े लीडर आगे चल के बनना चाहते हैं। तो ये जो टिप्स हैं, ये ज्ञान के साथ साथ आपको अपडेट भी होनी चाहिए, और कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो भी आपकी होती है। मसलन बैंकिंग का जो व्यवसाय है वो एक कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो कस्टमर सर्विस अच्छी देना न केवल हमारी ड्यूटी है बल्कि हमारा धर्म भी है। और इसके लिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ईज एजेंडा जो है सरकार का, वो कस्टमर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस, इन्हांस सक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, है ना। तो इसी में लगातार सुधार होता है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी रैंकिंग भी ईज इंडेक्स के बेस पे होती है। तो आपको इस थोड़ा सा इसमें तैयारी करके जाना है। साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका रिड्रेसल का मैकेनिज्म आपको मालूम होना चाहिए, और हो सकता तो ब्रांच लेवल पे ही, हो सकता तो आपके काउंटर के लेवल पे ही उसकी समस्या का समाधान हो जाए। नहीं हो तो आपको उसकी समस्या को हल करने में आप एक मीडिएटर बन सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो। उसको हरास नहीं करना है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए रॉ मटेरियल है, और कस्टमर के बिना हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर सर्विस के साथ साथ आपका जो व्यवहार है, व्यवहार कुशलता है, वो झलकनी चाहिए। आपकी जो मुस्कुराहट है वो ओरिजिनल दिखनी चाहिए। वो आपकी जो एयर होस्टेस वाली जो लिपस्टिक जो हेयर स्टाइल होती है, वो उस मुस्कान का जो तरीका होता है उससे थोड़ा झलक आपका हृदय से दिखना चाहिए कि वाकई आतुर है हमारी मदद करने के लिए। और दूसरी बात कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ये हो सकती है कि आप कस्टमर्स को कितनी मदद, सीनियर सिटीजन को कितनी मदद करते हैं। जो अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आप क्या हेल्प करते हैं, आपने अभी तक क्या किया। इसके साथ साथ आपका बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। भले ही आप काउंटर पे काम करते रहे हों, लेकिन ब्रांच का बिजनेस बढ़ाना आपका भी दायित्व है। इसके लिए आप एक अच्छे लीड जनरेटर हो सकते हैं, और आप अच्छे KYC और ड्यू डिलिजेंस करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है या आपका हेड है, उसको आप ये तसल्ली दिला सकते हैं कि ये बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जो कंट्रीब्यूशन है, ये न केवल आपकी संस्था के बिजनेस में ऐड करेंगे, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है वो लगातार विकसित होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी आप बिल्कुल नर्वस मत होइए। आप जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप सबको मैं गुड लक बोलता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।